हेलो एवरीवन। तो आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेई में आ चुके हैं और आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर आए हैं हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन प्लेसेस वेयर एसिड्स एंड एल्कलीज आर प्रेजेंट द टाइप ऑफ वायरिंग यूज्ड। ठीक है। तो जहाँ एसिड और बेस प्रेजेंट रहते हैं यानी कि एल्कलीज, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना पीवीसी टाइप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि सूटेबल नहीं होता है इलेक्ट्रिक फायर के लिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोम एक्सटिंग्विशर्स हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा एसिड, ड्राई पाउडर, ये तीनों फायर एक्सटिंग्विशर्स इलेक्ट्रिक फायर के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ पिट शुड नॉट बी लोकेटेड इन ईयर। तो अर्थ पिट का मतलब होता है कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो अर्थ पिट का मतलब होता है भू संपर्क। अर्थ समझते होगे, अर्थ मतलब भू संपर्क और पिट मतलब गड्ढा। तो इसके लिए ये कहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ना तो रोड पे हो सकता है, ना रेल की पटरी पे हो सकता है। ठीक है। और ना पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब फुटपाथ। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं तो लगभग उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें से एक अर्थ इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ठीक है। और उसको वर्टिकली फिट किया जाता है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन विच कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड एट होम। तो हम जानते हैं, ठीक है, हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ वायरिंग इज हाईली सुइटेबल फॉर अ टेम्पररी शेड। ठीक है। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन कल भी देखा था। टेम्पररी शेड के लिए जो वायरिंग हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द क्लियर्ड वायरिंग। ओके, क्लियर्ड वायरिंग का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग इज़ नॉट ईजी। ये क्वेश्चन भी हमने कल देखा था। ठीक है। तो कई क्वेश्चन हैं जो कि आपके मेल खाएंगे अलग अलग एग्जाम से। ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग का अगर हम बात करें तो कंसील्ड वायरिंग जो होती है यानी कि छिपी हुई वायरिंग होती है, इसमें हम वायरिंग का रिप्लेसमेंट आसानी से नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर्स हैं और ईच फ्लोर में 4 फैन है। ठीक है, 50 वॉट के, जो ऑपरेट कर रहे हैं 12 आवर्स अ डे। एंड 1 एयर कंडीशनर है, एसी है 3000 वॉट का, जो ऑपरेट कर रहा है 2 आवर पर डे इन द मंथ ऑफ द जून। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन निकालना है। ठीक है। तो देखिए, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन भी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल फ़ैन कितने दिए हुए हैं, टोटल फ़ैन, तो टोटल फ़ैन की बात करें तो 4 × 3। ठीक है, 4 पंखे हैं ना। ठीक है। और 3 मंजिला है, और 3 मंजिला में अगर 4 पंखे लगे हुए हैं एक मंजिल में तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो 12 फैंस हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, एनर्जी कंजप्शन इन 12 फैंस का, तो 12। ठीक है। और 12 आवर्स चल रहे हैं। ठीक है, 12 आवर्स चल रहे हैं और वॉट कितना है इनका, 50 वॉट है। तो इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 वॉट आ जाएगा। ये तो फ़ैन की बात हो गई है। ठीक है। और अगर देखो यहाँ एक चीज़ और दी है, मंथ। तो पूरे मंथ की अगर हम बात करें एनर्जी कंजप्शन की तो कितनी आनी चाहिए, इसको सॉल्व करने पे आएगा 21,6,000। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वॉट हावर। ठीक है। अगर एनर्जी कंजप्शन की बात करें जून महीने की, ये जून है। ठीक है, जून का हमने निकाला है, कितना जाएगा
21,000 वो 2,01,006 ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एसी की बात करते हैं, ठीक है, एसी की बात करते हैं, एसी 2 आवर चल रहा था, तो लेकिन एसी की जो हमें बॉट दिया है वो 3,000 दिया हुआ है, ठीक है, 3,000, ओके। और चल कितना रहा है 2 आवर्स के लिए, ओके। और 3 मंजिला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना रहेगा 18,000, ठीक है, हॉट आवर। और जून महीने के हिसाब से बात करें तो 18,000 का मल्टीप्लाई कर देना आप 30 से, तो इस 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 54,000,000 वॉट आवर, ओके। टोटल पावर कितनी हो जाएगी अगर दोनों को ऐड किया जाए तो, ठीक है, और इसको ऐड कर लेना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 756 किलोवाट आवर आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे 756। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते, पूछा गया है आपसे कि एट व्हाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ए वैल्यू आपको याद रखना है 50 से 100 मिली एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शॉक मतलब आपकी डेथ हो सकती है शॉक लगने के बाद। हाँ, अगला है ड्राई कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है 100 किलो ओम। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकली है, ओके। कैलकुलेट द जनवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ रूम कंटेनिंग 40 वोट लैम्प वर्किंग 10 आवर्स डेली एंड यूनिट कॉस्ट कितना आपको दिया है 1 रुपया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर वैसे ही है आपका, इसमें यूनिट कॉस्ट आपको दे दी है, कितना दी दी है 1 रुपीज़। सबसे पहले क्या करेंगे हम टोटल किलोवाट आवर निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल KWH। तो टोटल किलोवाट आवर में क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 वॉट 10 आवर्स, और जनवरी के मंथ में कितना होता है 31, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12,400, ओके। अब जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें वो कितना खर्च हो रहा है, यूनिट कंजप्शन की बात करें तो 12,400, ठीक है, अपॉन 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.4, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 1 रुपीज़ है, तो 12 अगर हम कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, कॉस्ट पर यूनिट, तो 12.4 इंटू 1 रुपी, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.4, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका डायग्राम है, ठीक है। तो ए है आपका टू वे स्विच, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये आपके स्टेयर केस में पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड ग्राउंडेड इज एडेप्टेड फॉर वोल्टेज बिलो, सॉलिड ग्राउंडिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सॉलिड ग्राउंडिंग कितने वैल्यू पे लगा होता है बताइए, तो ये होता है आपका 660 वोल्ट पे, ठीक है। अगर सॉलिड ग्राउंडिंग है तो 660 वोल्ट होगा। और मान लीजिए और प्रकार की भी होती है, जैसे मैं एक बात करूँ तो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग होती है, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, इसकी वैल्यू की बात करें जाए तो 3.3 से 11 kV तक होती है, ठीक है। और सॉलिड ग्राउंडिंग 660 वोल्ट। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एन अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि अर्थ वायर का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी भी सर्विस वायर की एम्पियर कैपेसिटी होगी, ठीक है।
तो एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर्स। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन आर स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट्स यूज्ड, ये क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 250 वोल्ट से 600 वोल्ट। नेक्स्ट है, इन अर्थद न्यूट्रल सिस्टम, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेजेस, ठीक है। तो देखिए अर्थड न्यूट्रल सिस्टम में जो आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है वो कितना होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तभी प्रोडक्टिविटी उसकी हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक आपको ग्राफ में सॉरी एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, लैंप जो कि स्विच्ड ऑन है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्विचिंग ऑन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लैंप टू ग्लो, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, एक वोल्टेज सोर्स आपको दिया है, ये रहा आपका एक स्विच और लैंप यहाँ पर लगा होगा, तो कितना समय लगना चाहिए। ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए जो टाइम होगा वो प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलमोस्ट डेट ऑफ लाइट। मतलब ये कह रहा है कि जो टाइम जो भी लगेगा, स्विच जैसे ही ऑन होगा तुरंत ही हमारा बल्ब जल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बहुत तेज है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मोटर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑल इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर वायरिंग शैल बी ऑफ आयरन क्लैड, ठीक है। तो हम जानते हैं जब पावर वायरिंग की बात करते हैं तो जो पावर वायरिंग है वो हमारी आयरन क्लैड की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंडुइट इन मोटर इंस्टॉलेशन, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ की बात कर रहा है और वो भी किसके अंदर, फ्लेक्सिबल कंडुइट। फ्लेक्सिबल कंडुइट का क्वेश्चन हमने कल भी देखा था एक, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो लेस देन 1.25 मीटर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपसे और भी वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, जैसे कि अगर पावर पावर वायर कंडुइट है, ठीक है। अगर पावर वायर कंडुइट है, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी 0.915 mm होना चाहिए, ठीक है, ये कॉपर के लिए। और यही पावर वायर कंडुइट अगर एल्यूमिनियम है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1/1.80 mm, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। ये फ्लेक्सिबल कंडुइट की वैल्यू है पावर वायर के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। और मैक्सिमम लेंथ की बात करी जाए तो लेस देन 1.25 मीटर, जो कि आपका आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स यूज्ड फॉर द स्ट्रिप अर्थिंग। तो इसकी जो वैल्यू है 25 mm इंटू 3 mm होगी कॉपर के लिए, ठीक है। कॉपर के लिए क्या होगी 25 इंटू 3 mm, और एक वैल्यू और लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है 25 mm, अगर ए भी ऑप्शन में आपको मिल जाए वहाँ पर 25 mm इंटू 1.6 mm, ठीक है। और ये जो अर्थिंग होती है ना, इसका जो गहराई जो होती है, डेप्थ जो होती है वो 0.5 मीटर होती है, इससे कम पे नहीं इसको हमें रखना है, ठीक है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द GI पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड्स टू बी टेकन आउट, ठीक है। GI पाइप का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर
आंसर जो होगा वो 13 mm डायमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्लीट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये और भी एसएससी में एक बार आ चुका है। ठीक है। दो सक्सेसिव क्लीट्स के बीच, यानी कि जो क्लीट वायरिंग होती है उसको हम जब हम जोड़ते हैं ना, क्लीट वायरिंग टेम्परेरी वायरिंग है, और जब उसको हम जोड़ते हैं तो उनकी दूरी होनी चाहिए लगभग 0.6 मीटर। ठीक है। इन practices, Earth is chosen as a place of zero electric potential, okay, because it। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए, ओके, यहाँ पढ़िए, अर्थ इज चूजन एज अ प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या रहता है, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, अर्थ इज को चूजन क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज अ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड हैज हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर अंडर फॉल्ट कंडीशन। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। ठीक है। यह एक ऐसी न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड है जहाँ पर हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर होता है फॉल्ट कंडीशन के अंडर, दैट इज द रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस गीली कंडीशन में और सूखी कंडीशन में, वेट और ड्राई कंडीशन में दोनों में वैल्यू याद रखना है। गीली है तो करंट जल्दी लग सकता है, इसलिए 1 kΩ, और ड्राई है तो थोड़ा 50 से 100 मिली एम्पेयर के बीच लगता है, यानी कि 1 MΩ। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा बॉडी में उतना ही जल्दी आपको क्या लगेगा, वहाँ पर करंट लगेगा। ठीक है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो जब भी अर्थ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम करते हैं किसी गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड पे, तो जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है ना, जिससे हम मेजर करेंगे किसी भी अर्थ टेस्टर द्वारा, तो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो होगा शुड बी फार वे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट। ठीक है। तो अर्थ टेस्टर द्वारा अर्थ का रेजिस्टेंस करते हैं हम। ठीक है। और इसकी जो दूरी है वो हमेशा ध्यान रख लेना, कितनी दूरी होनी चाहिए, 40 मीटर की, 40 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी अर्थ इलेक्ट्रोड की। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का जो आकलन होता है, यानी कि एस्टिमेट्स होता है, बनाते समय किस लोड का आकलन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है। तो हमेशा एक किलोवाट पर डिपेंड करता है। ठीक है। यानी कि टोटल ऑफ द रेटिंग्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इन किलोवाट, टोटल ऑफ द रेटिंग्स इन किलोवाट। नेक्स्ट है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाली तार की ज़मीन की दूरी किससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 20 फीट इसका आंसर होगा, यानी कि 20 फीट से नीचे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल मना करता है। तो मतलब जो आपका लोअर ग्राउंड है, यानी कि RYV, यानी कि बी फेज मान लीजिए है, तो वहाँ पर 20 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अर्थ रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, और यदि अर्थ रेजिस्टेंस स्वीकृत मान से अधिक है, अर्थ रेजिस्टेंस जो डिफाइंड जो मीन है उससे ज़्यादा है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं नापने के लिए, एक और इलेक्ट्रोड को पैरेलल लगा देंगे अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोलिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू से ऊपर हो चुकी है अर्थ रेजिस्टेंस की। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रोड को दूसरे अर्थ इलेक्ट्रोड से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापक, ठीक है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी बना रही है कंपनी, उनको किस नियम का पालन आवश्यक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर
मेन जो आवश्यक है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कि जो हाइट है मेन स्विच की, ठीक है, वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, और अर्थ वायर टू रन अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडुइट, यानी कि जो अर्थ वायर है वो कंटिन्यूअस कंडुइट पाइप से आपका जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कि द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज डैश इज यूज्ड फॉर अ सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1/1.4 mm होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए आंसर होगा 1/1.4। मोस्टली ये जो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपसे पूछ सकता है फैन और, ठीक है, फैन के लिए और लाइट के लिए एल्यूमिनियम। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी, तो कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, लगभग 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो आपकी नींव होती है बिल्डिंग की, उसकी दूरी पूछी है अंडरग्राउंड केबल से, तो केबल हम नीचे से निकालते हैं जमीन के, तो उसकी दूरी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लैम्प होल्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इज फिटेड डायरेक्टली ऑन द वुडन बोर्ड, तो जो नॉर्मल आपके घर में जो लगा रहता है ना, दैट इज द बैटन होल्डर, ओके। ये ध्यान रखना है आपको, वो कौन सा होल्डर होता है आपका, बैटन। नेक्स्ट आपका 15 HP और 30 HP जो मोटर होती है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें उसमें अर्थ वायर जो होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड होता है, उसकी मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है, अर्थ वायर और इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट। तो 15 HP और 30 HP की जो मोटर है, उसका जो अर्थ वायर और वैल्यू जो है, अर्थ वायर की जो वैल्यू है वो होना चाहिए 6 स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, और इलेक्ट्रोड का माप होना चाहिए 60x60x3.15 mm। नेक्स्ट है भवन के छोटे कक्ष व दुकानों हेतु कक्ष का आयता अनुसार पंखे का माप कितना होता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए पंखे का माप जो होना चाहिए वो 900 मिलीमीटर होता है, और साइज के हिसाब से बात करें, अगर छोटे कक्ष की बात कर रहे हैं तो 2.5 मीटर से लगभग 3.5 मीटर के लिए 900 mm का माप होना चाहिए। यहाँ बात कर रहा है प्रकाश पंखा लाइट और फैन सर्किट में सप्लाई से पाथ के किसी बिंदु तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो हमने कल भी देखा था 2% +1। नेक्स्ट है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 77 के अनुसार लो और हाई वोल्टेज लाइन में किसी चालक का कोई भी भाग भूतल से कितने ऊंचाई पर होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो 5.791 मीटर है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज याद रख लेना IE77 रूल के अनुसार, ठीक है, 5.791 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 89 किससे रिलेटेड है, तो ये है आपकी सर्विस लाइन से, ठीक है, सर्विस लाइन से 89 रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 81 होता है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, 81 किससे संबंधित है, तो एक ही लाइन पे आधार डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के कंडक्टर्स पे, एक ही लाइन पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के कंडक्टर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15x6x4 मीटर का एक हॉल है जिसमें प्रकाश व पंखों का व्यवस्था है, ठीक है, और
हाल ही के लिए आवश्यक न्यूनतम जो इल्यूमिनेशन है, प्रदीपन का मतलब इल्यूमिनेशन है, वो 10 वॉट प्रति मीटर है। बल्ब व पंखों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इल्यूमिनेशन लेवल का, इल्यूमिनेशन एरिया की अगर हम बात करें तो 15 क्रॉस 6 19 मीटर स्क्वायर होगा। इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 × 6 × 4 तो आपका क्या है, हॉल का एरिया है। ठीक है, यहाँ हम इल्यूमिनेशन लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम लो इल्यूमिनेशन जो दिया हुआ है वो 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो पावर है, पावर रिक्वायर्ड फॉर इल्यूमिनेशन वो कितनी होगी, तो 90 हमने जो निकाला है इंटू 10, तो 10 दिया हुआ है आपको, तो 900 वॉट। देखिए, इसमें आपको एज्यूम करना है कि मान लीजिए 100 वॉट का बल्ब लगाया जाता है किसी उसी रूम के अंदर, जो जो क्वेश्चन हमको दिया है, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे। अगर 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है तो 900/100, तो ये कितना आ जाएगा 9, संख्या कितनी आ गई 9, तो नंबर ऑफ बल्ब कितना आ जाएगा 9। अब हॉल का जो एरिया है, हॉल का जो एरिया है वो कितना है 15 × 6 × 4। ठीक है, 360 मीटर स्क्वायर आपका हॉल का एरिया है। ठीक है, इसमें भी आपको एज्यूम करना है कि मान लीजिए अगर हॉल में 60 वॉट के पंखे लगाए जाते हैं, 60 वॉट के पंखे लगाए जाते हैं, तो हर एक पंखे के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। ठीक है, हर एक पंखे के लिए वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। 360 मीटर स्क्वायर जो आया है हमारा, वॉल यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल में वॉल्यूम हमने जो निकाला है 4.5 × 4.5 और × 4। ठीक है, इसका आंसर आएगा 81। और मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, पंखे की जो संख्या ने जो निकालेंगे नंबर ऑफ फैन, वो लगभग निकल के आएगा आपका 360 एरिया जो भी है अपॉन 81। ये लगभग इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग का मतलब 5 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसको देखते हैं बाद में। लगभग नंबर ऑफ बल्ब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल है यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, 90 किससे संबंधित है। ठीक है, तो 90 जो है वो आपका अर्थिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इज रिलेटेड टू 90 वाला कौन सा, अर्थिंग से। नेक्स्ट कौन सा आपका 92 किससे रिलेटेड है आपका, तो ये है आपकी आसमानी विद्युत से सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है ये ध्यान रखना है। ये क्या दिया हुआ, आसमानी विद्युत का मतलब होता है लाइटनिंग। नेक्स्ट है ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 1956 के अध्याय 8 का जो नियम है 74, वो किससे संबंधित है, तो वो है आपका ओवरहेड लाइन से रिलेटेड। ओवरहेड लाइन की बात कर रहा है तो यहाँ पे मटेरियल और
सामर्थ्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपको ध्यान रखना है मटेरियल, सामग्री और सामर्थ्य। नेक्स्ट जो है धारा 44 किसका उल्लेख करता है, ठीक है, यानी कि जो करंट रूल आपका धारा 44 है वो किसका यहाँ पर डिफाइन है। और भी बहुत सारे रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि 61 है, 92 है, 91 है। तो धारा 44 को आपको ध्यान रखना है मीटर के साथ हस्तक्षेप के लिए जुर्माना। अगर कोई भी व्यक्ति मीटर के साथ छेड़खानी करता है तो उसके लिए धारा 44 लगती है। अब अगर आप अगले की बात करें, ओके, नेक्स्ट जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर लगता है सेक्शन 39, ठीक है, सेक्शन 39। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त कॉपर यानी कि छड़ इलेक्ट्रोड का व्यास कम से कम 12.5 mm होना चाहिए तथा स्टील व गैल्वेनाइज्ड आयरन का डायमीटर कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डायमीटर लगभग होना चाहिए 16 mm। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ ये वैल्यू सारी याद करने वाली हैं तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए जिसमें ये सारी वैल्यू ये याद करने वाली वैल्यूज तो आपको कम से कम मिल जाए। नेक्स्ट है अर्धचालक अर्थ कंडक्टर में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा ज्वाइंट होता है। आपसे ज्वाइंट पूछा गया है, यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, अर्थ कंडक्टर्स के लिए आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा स्कार्फ्ट ज्वाइंट, ठीक है। स्कार्फ्ट ज्वाइंट होता है जो कि मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इस केस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया जाता है स्कार्फ्ट ज्वाइंट में। नेक्स्ट, वायरिंग की लूपिंग मेथड होती है, ठीक है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लूपिंग मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। लूपिंग मेथड का जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ब्रांच सर्किट दिया हुआ है जिसमें 6 लैंप हैंडलर्स हैं, 2 पंखे के पॉइंट हैं, 2 सॉकेट पॉइंट हैं, 3 पिन और 5 एम्पियर के। तो सर्किट का कुल लोड कितना होगा, तो देखिए कितना होगा 6 इंटू 60 और 2 सॉकेट है 2 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 680 वॉट। ये सर्किट का क्या होगा कुल लोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीसीबी में कितने एम्पियर तक कार्य कर सकता है। तो एमसीसीबी क्या होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना है 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आरआरबी के अंदर पूछे गए हैं आपसे। तो ये था आपका पार्ट 2, ठीक है।